हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए सीधे पेपर में आने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एमटीएस हवलदार के लिए शाम में क्लास आती है वो सीधे 2025 के हर एक शिफ्टों में देखने को मिलेगा, इसीलिए तो कम ही क्वेश्चन होता है। और जो आपका एमटीएस हवलदार 2025 का पैटर्न रहने वाला है, पहले तो पूरा पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो सवाल होंगे जो आपको हूबहू आपकी शिफ्टों में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। कम क्वेश्चन आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। आपको हमने कहा था कि आपका लगभग एग्जाम एक महीने में होगा, तो लगभग 625 क्वेश्चन हम आपको केवल शाम के 6:30 पे क्लास में करवाने वाले हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको डेली का डेली तैयार करना है। तो चलिए दोस्त, एक और क्लास को हम लोग तैयार करते हैं। आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एसएससी के नए पैटर्न पे कम क्वेश्चन में आप सभी का कितना स्कोर बन पा रहा है। ओके साथी, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो डेली क्लास एक तो देखिए सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे और एक शाम 6:30 पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ठीक है, चलिए भाई इस पेपर को हल करते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपके बीच करंट अफेयर का आ चुका है। करंट अफेयर में जितने भी हम सवाल करा दे रहे हैं बस वही आपको तैयार कर लेना है। ओके, देखिए 75वां एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर किसे मिला है, बताइए। ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे 75वां एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर किसे मिला है। याद रखिएगा, जेरेमी एलन को मिला है। तो ए ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। याद रखिएगा 1976 में पारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई। तो ये लक्षद्वीप में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। 1999 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है, बताइए साथी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है। तो याद रखिएगा रेजिनॉल्ड डायर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा पटकाई बूम पहाड़ियां, जो कि ये भारत के सबसे पूर्वी पार्ट में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। ये महत्वपूर्ण देखिए जनगणना 2011 का सवाल। ये सवाल हो सकता है कि आपके शिफ्ट में देखने को मिल जाए। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। तो महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। 7 नंबर को, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर तारा है, जो कि ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है, बताइए दोस्त।
मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वो किसकी सहायक नदियाँ है बताइएगा? कावेरी की, महानंदा की, कृष्णा की या गोदावरी की? मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा महानंदा नदी की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए खर्ची पूजा है, जो कि यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं, जो कुम्मी के समान है? बताइए साथी, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तकी या नर्तक अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करते, जो कुम्मी के समान है? तो याद रखिए कोलाट्टम लोक नृत्य है। ऑप्शन सी कोलाट्टम लोक नृत्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथी याद रखिएगा तैमूर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 30 नंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच होती है उसका टाइम पीरियड कितने मिनट का होता है? तो याद रखिएगा 1 घंटे का होता है, यानी 60 मिनट का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। तो साथ ही यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन हल करिएगा, सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे। जैसे सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए साथी इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? जैसे ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब क्या होता है? छोटी या मामूली चीज। ट्रिफल का मतलब होता है साथी छोटी या आप कह सकते हैं मामूली चीज, ठीक है। सरेंडर आत्मसमर्पण या हार मान लेना। जो कैदी होते हैं कहीं भाग जाते हैं, पुलिस उनको इतना जगह सर्च करती है, अपना आदमी इतना जगह लगाती है कि वो अपने आप सरेंडर कर देते हैं, यानी आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसका भी राइट स्पेलिंग क्या है? कॉन्सिस्टेंट। लेकिन भाई जो आपके अंदर कॉन्सिस्टेंट यानी लगातार निरंतर प्रयास है, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? यहाँ पर देखिए सी दे रखा है, सी नहीं होता है, बस यही होता है आपका CONSIS यानी कॉन्सिस्टेंट, यही होता है भाई। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? घृणा। जैसे डिस्गस्ट का होता है साथी मतलब कि घृणा होता है, या किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, या किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन इनकरेक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो 50 नंबर को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इकैस्टिक, बताइए इकैस्टैटिक का मतलब क्या होता है? बताइए सिनोनिम्स इसका बताना है मतलब। तो इक स्टैटिक का मतलब होता है दोस्त, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा खुश होना। चलिए बताइए, बहुत ज़्यादा खुश, आनंदित होना। जैसे शॉक्ड मतलब हैरान होना, और हैप्पी मतलब खुश। सिनोनिम्स का मतलब ही होता है समानार्थी शब्द, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन। इक स्टैटिक का मतलब हैप्पी हो जाएगा। एंग्री क्रोधित तो होगा नहीं, इंटरेस्टेड यानी रुचि तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई आपको वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अरुण हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे, यानी अरुण हर दिन अपने साइकिल से स्कूल जाता है, यानी अरुण राइड। क्या बनेगा आपका राइड? बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म या राइडिंग ING लग जाएगा। आप जानते हैं अरुण क्या है? एक तीसरे व्यक्ति सिंगुलर है, तीसरा व्यक्ति एक सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? राइड लगना चाहिए कि राइड्स लगना चाहिए? तो देखिए जो राइड है ये तो सिंगुलर, लेकिन साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आता, ये सब्जेक्ट के साथ नहीं आता भाई, नहीं तो ये भी हो सकता था। ओके, और राइडिंग तो भाई आपका पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो होगा नहीं। राइड्स ये बिल्कुल ठीक है भाई, राइड्स वर्ब है भाई, बिल्कुल सही आपका राइड्स, यानी अरुण राइड्स हिज बाईसाइकिल टू स्कूल एवरी डे।
रोड तो भाई पास्ट टेंस है, ये कहाँ से होगा? पास्ट टेंस आप जानते हैं ये होगा नहीं, जो वर्तमान क्रिया के लिए गलत है मेरे दोस्त। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एनर्जी का, एनर्जी क्या मतलब? शक्ति, ऊर्जा। आपके अंदर शक्ति है ना भाई, आपके अंदर ऊर्जा है ना भाई, एनर्जी तो बचा। बताइए, जैसे कि फ्रैलिटी मतलब होता है कमजोर, कमजोरी बोल सकते हैं, नाजुकता बोल सकते हैं। तो ये तो जो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा, ये होगा ना। इस टाइप का मतलब क्या होता है? संघर्ष। इस टाइप का मतलब होता है साथी संघर्ष, ठीक है। स्पीड मतलब गति होता है, स्पीड होगा क्या? एनर्जी का नहीं सर जी, पावर होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो 80 नंबर को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क, यानी ही इज यानी वह, टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क यानी वो अपना होमवर्क पूरा करने में थक गया, टायर्ड हो गया, थक गया, वो पूरा अपना जो इसको स्कूल से होमवर्क मिला था करने में वो बिल्कुल थक गया। तो इसके लिए क्या होगा? ही इज़ टू टायर्ड। आपने देखा होगा साथी, जैसे सबसे ज़्यादा उपयोग कौन होता है? बहुत कॉमन होता है, यानी साथी ही इज़ टू टायर्ड। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, टू टायर्ड का मतलब क्या हो? जैसे टू टायर्ड, इसका मतलब क्या होता है साथी? बहुत ज़्यादा थका हुआ। ओके, तो यहां से बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर तो 90 नंबर को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। भाई हम आपको बता दें, एक एक शिफ्ट में आपको जानते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम का ना कम से कम 10 से 15 सवाल एक ही शिफ्ट में देखने को मिलेगा। 10-15 ये सवाल हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको पढ़कर अपना राइट आंसर देना होगा, जो क्लोज टेस्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। बताइए भाई, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। तो इसका मतलब स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग, यानी अ स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग का मतलब होता है खाने के लिए केक का एक टुकड़ा होता है, खाने के लिए केक का एक टुकड़ा। ओके, ईजी टू डू और अचीव, यानी कोई भी चीज उसे आसानी से प्राप्त करना या काम करना, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन। अ पीस ऑफ केक बहुत आसान काम, यानी ईजी टू डू और अचीव, यानी बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अ केक विच इज सोल्ड एज अ पीस, यानी केक का वह हिस्सा जो टुकड़ों में बिका है, केक का वह हिस्सा जो भाई टुकड़ों में बिका हुआ है। अ केक दैट ब्रोक इनटू पीसेस, यानी एक टुकड़ा हुआ है केक का। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 को। तो भाई आप देखिए रीजनिंग के सॉल्व मिलेंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप हल कर दीजिए। 7 व्यक्ति हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे। बिल्कुल, यहाँ पे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। इसमें 7 लोग को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए जो लाइन पढ़ेंगे उसको हल करते चलेंगे। ए जो है ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, यानी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे ए बैठा है। यदि साथी ई को हम यहाँ बैठा लेते हैं तो ई का राइट साइड इधर ही होगा, इधर होगा, राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। तो ई के राइट साइड में ई बैठा, वो भी दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, यानी साथी ए यहाँ बैठ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो ए को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। एक लाइन तो कंप्लीट हो गया। डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ए तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है। तो साथी डी को जब से यहाँ नहीं बैठाएंगे तभी तो देखिए डी और ए के बीच में कौन बैठा है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि डी और ए के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। एक लाइन और कंप्लीट हो गया। थर्ड लाइन पढ़ते देखिए, बी जो है वो जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, यानी साथी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा है। तो भाई हम डी और ए के बीच में जी को बैठा लेते हैं, यानी जी को यहाँ बैठा लेते हैं। जी के राइट साइड में बी को बैठाना है, तो जी का राइट साइड किधर होगा साथी? जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे राइट साइड, यानी बी यहाँ बैठेगा तभी तो साथी राइट साइड बनेगा। देखिए जी यहाँ बैठा है, जी का राइट साइड किधर होगा? इधर ही होगा, इधर ही होगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो राइट साइड इधर होगा, बायां साइड इधर होगा, यानी लेफ्ट साइड इधर होगा, है ना दोस्त। यानी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है बी, तो भाई बी को यहाँ बैठा देते हैं। देखिए जी के दाईं ओर से
पहला डी है, दूसरा का खाली है, तीसरा का भी बी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। यफ जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी, यानी बी का निकटतम पड़ोसी यफ है, तो भाई यफ को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो साथ देखिए बी का निकटतम पड़ोसी यफ होगा। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। सवाल क्या पूछा, ई के बाईं ओर से गिनती करने पर, ई के बाईं ओर से यानी ई यहाँ बैठा है, यानी बाईं इधर देखिए राइट साइड, यानी दायां साइड इधर है ई का और बायां साइड इधर है ना साथी। यानी ई के बाईं ओर से यानी इधर ही से बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो साथी 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ई यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, तो इनके बीच में एक तो यफ बैठा है, एक बी बैठा है, यानी साथी केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना साथी। तो देखिए पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरे का स्तंभ 3, तीसरे का ऑप्शन 4 दिया, यानी आपका साथी कौन सा ऑप्शन दिया होगा, आपका ऑप्शन डी दिया होगा, यानी साथी देखिए यहाँ पे 2, यानी सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। भाई साहब प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, लेकिन भाई यहाँ पे समीकरण ही नहीं दिया है। चलिए भाई, चलिए समीकरण हम आपको अपने से दे रहे हैं, बना रहे हैं साथी, देखिएगा कितना आंसर आता आपका। जैसे साथी हम आपको समीकरण दे रहे हैं, ठीक है, देखिए 14 + 8 -6 गुणा 2 भाग 4 है। चलिए साथी इसका राइट आंसर दिए, ऑप्शन में हो सकता है कि आंसर ना मिले, लेकिन आपको हल करना है इसके अकॉर्डिंग। आपको हम तरीका समझा दे कैसे हल करना है। जैसे प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को भी आपस में बदलना है इसी समीकरण में। चलिए साथी रखते हैं, तो देखिए क्या आंसर आता है इसको हल करने पर। 14 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को माइनस में 8 हो जाएगा, 8 के बाद देखिए माइनस है तो प्लस में बदलेंगे, 6 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है, और भाग है तो साथी गुणा बदल दीजिए। चलिए हल करते हैं, देखिए 14 - 8 प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, गुणा 4 हो जाएगा। 14 - 8 प्लस 3 का गुणा 4 में 12 हो जाएगा। ये प्लस 12 है, ये आपका प्लस 14 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में से यहाँ पे -8 है तो कम कर दीजिए, तो कितना आएगा भाई 18 आ जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही था आपका, इसी में आंसर आता, लेकिन वो समीकरण दिया ना हमने आपके लिए एक नया समीकरण बना दिया। यही सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है जब इस तरह का सवाल आए आपको। ओके दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 को क्या दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में विंग को 26-18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नीट को 34-69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इस भाषा में यन के लिए कूट क्या है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए WING है, विंग है, विंग में 4 अक्षर हैं, इसके अलग 4 नंबर दिए गए हैं, कोड 2, 6, 1, 8। नीट साफ सुथरा में भी 4 अक्षर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए 3, 4, 6, 9। पूछा किसका है, यन का पूछा, तो जब सिंगल यन पूछा तो दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। विंग में यन है और नीट में भी यन है, दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब साथ ये जो कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि आपस में कॉमन मिलेंगे। 2, 6, 1, 8, 3, 4, 6, 9। देखिए भाई 6 विंग में है, नीट में भी 6 है, यानी कॉमन 6 मिला, यानी एन का कोड क्या होगा 6 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना आपको, बस इतना ही काम करना। जब सिंगल पूछा कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल गया तो कोड भी आपको मिल जाएगा कॉमन। यदि नहीं मिलता है तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड हमेशा कोड में लगता है। चलिए इसी बात पर 23 नंबर को हल करिए, तो एक निश्चित कूट भाषा में केक को ACIG के रूप में लिखा जाता है, गोल्ड को EQGF के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में वायर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए भाई केक तो आप खाते हैं ना, CAKE केक का कोड क्या है ACIG। ये है देखिए, C होता है 3, A होता है 1, A होता है 1, C होता है 3, K होता है 11, I होता है 9, E होता है 5, G होता है 7। देखिए 3 से 1 यानी -2, 1 से 3 +2,
11 से 9 -2, 5 से 7 +2। तो इसमें क्या है भाई, -2 +2 -2 +2, यही समीकरण बैठा हुआ है। चलिए भाई वायर को चेक कर लेते हैं, वायर को डायरेक्ट चेक करते देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है। यही सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, -2 +2 -2 +2। देखिए वायर है, W होता है 23, 23 में पहले -2 कर देंगे, 21, 21 पर कौन अक्षर आता है, U आता है। I 9 होता है, 9 में इस बार 2 को जोड़ देंगे क्योंकि पहले -2 फिर +2, 9 2 11, 11 पर K आता है। UK देखिए कौन सा ऑप्शन है, UK केवल B ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वायर का कोड क्या होगा, UK PG होगा। आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है भाई, आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पूरा हल करें। जब 1 2 हल करें उसके बाद ऑप्शन पे जाइए, देखिए ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि बिल्कुल कॉमन मिल जाएगा। और कोई भी ऑप्शन देखिए यूके से स्टार्ट नहीं किया है, केवल साथ ही बी ऑप्शन यूके से स्टार्ट किया, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा 24 नंबर को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, ACFHJ KMOPRT। तो भाई ACE दिया है ना, तो जैसे ये क्या है, श्रृंखला आपका दिया अक्षरों का, तो आप हर एक अक्षरों का पहला अक्षर उठाइए। जैसे ACE का पहला अक्षर A है, FHJ का पहला अक्षर F है, KMO का पहला अक्षर K है, PRT का पहला अक्षर P है। उसके बाद इसका हम कोड करेंगे, 1 नंबर का F 6 नंबर का, K 11 नंबर का, P 16 नंबर का। 1 से 6 +5 है, 6 से 11 +5, 11 16 +5, उसके बाद 16 से 21 +5 करिए। तो हमें तो नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए, यानी U आ रहा है, यानी साथ इस प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आंसर मिलेगा U से मिलेगा। जब U से मिला तो ऑप्शन पे जाइए, देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि U से स्टार्ट किया है, तो केवल देखिए C ऑप्शन। तो यानी साथ ही यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे UWY मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन। किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व को हल करने में बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। कॉलोनी का कोड 48 है, इंटरचेंज का कोड 88, तो माउंटेन का कोड क्या होगा। चलिए 2 मिनट को सोचिए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट हल करेंगे मेरे दोस्त। चलिए भाई इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्टली आंसर आप सभी मेरे दोस्त देंगे। बताइए भाई, आप भी सभी से इस सॉल्व का राइट आंसर हमें चाहिए भाई, आप सभी को बताना है। बताइए इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए जैसे कॉलोनी है COLONY, कॉलोनी का कोड 48 है। जब साथ ही हम हर एक अक्षर का कोड करेंगे उसको काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे C 3 होगा, O 15 होगा, L 12 होगा, O 15 होगा, N 14 होगा, Y 25 होगा। जब इनको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर होगा, जैसे देखिए 3 15 18 18 12 30 30 15 45 45 14 59 59 15 25 आपका 84। लेकिन यहाँ पे और तो 48 बनाया है, तो हम क्या करेंगे साथ ही सेकेंड मेथड इसमें आप क्या लगाएंगे, सेकेंड मेथड है जैसे हर एक अक्षर को काउंट करिए। जैसे कॉलोनी में कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर हैं, तो जैसे 6 अक्षर है काउंट को गिने तो 48 में बनाना है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 48 है ना दोस्त। उसी प्रकार अब इंटरचेंज को भी देख लेते हैं। जैसे इंटरचेंज में देखिए कितने अक्षर हैं, INTER इंटर हो गया, फिर उसके बाद CHANGE इंटरचेंज है। इंटरचेंज का कोड कितना 88, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 में 8 का मल्टीप्लाई करें, देखिए 88 बन जाएगा। यानी अक्षर को काउंट कर रहा है, 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो पूछा किसका है, माउंटेन का। माउंटेन का हर एक अक्षर को काउंट करिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए आंसर मिल जाएगा। देखिए माउंट है MOUNTAIN, ठीक है। तो M 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 गुणे 8 यानी 64। देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पे एक राइट आंसर अपना बताइए, एक राइट आंसर आप बताइए इन्वायरमेंट का, ENVIRONMENT। चलिए दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप बताइए। तो मेरे दोस्त यह 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए सत्य, आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में कितना स्कोर है, कमेंट करके बताइए भाई। तो साथी जैसा कि आप जानते हैं कि डेली 3 क्लास आ रही है, शाम का क्लास तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, मेरे कहने पर बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे मेरे दोस्त। ओके दोस्त,
तो ये भाई 25 क्वेश्चन तैयार हो गया। आपको डेली क्लास लेना है तो नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि दमदार प्रश्नों का पेपर चल रहा है डेली भाई। तो इसलिए अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए, 1 से 1.5 महीने आप सभी के पास बाकी है। ठीक है दोस्त, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं साथी कल शाम में 6 बजे। पहले तो आज कल सुबह 8 बजे मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, उसका दोपहर मिलेंगे। शाम का जो स्पेशल क्लास होता है उसके लिए बोल रहे हैं। नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जब भी क्लास आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तैयारी बहुत अच्छा से रखिए। मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए और डेली क्लास करिए। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नए जोश उमंग के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।